अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से 2023 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है कि 21 न्यूज़ पे, और मैचेस का सिलसिला भी जारी है। आज जो मैच खेला जा रहा है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टूर्नामेंट में जो शानदार कारकर्दगी इन दो टीमों की रही है और मेज़बान मुल्क भारत की बहुत ही जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इतनी शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में। ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स जो हैं, जिसमें सर फहरिस्त हैं उनके विकेट कीपर बैटर क्विंटन डी कॉक, जिस शानदार फॉर्म में वो हैं और आज भी जिस तरह उन्होंने अपना 100 किया, बहुत ही शानदार इनिंग है। कम ऐसे मौके आते हैं जिसमें कोई बैटर इतनी शानदार फॉर्म में हो, इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर जहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर हो, दुनिया के इतनी बड़ी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ आपका मुकाबला हो और आप जाके बैक टू बैक हंड्रेड्स उस पर करते चले जाएं। तो आज इसके ऊपर भी बात होगी। और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड की जो टीम है, बड़ी शानदार टीम इस वक्त नज़र आ रही है, बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है। और ख़ास तौर पे पिछला मैच जो उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला, बहुत बड़ा टोटल, अगर वो उसको चेस करने में कामयाब हो जाते तो यकीनन क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वर्ल्ड कप की, उसका सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो स्कोर था वो हो सकता था, जो वो चेस कर सकते थे। तो बहरहाल इसके ऊपर बात की जाएगी। दोनों टीमों के माबैन जो मुकाबला जारी है, आज एक दफ़ा फिर साउथ अफ्रीका की टीम ने बड़ा शानदार स्कोर जो है वो 357 रन का बोर्ड पे सेट किया है। और देखना होगा कि इसको चेस जो है वो कैसे करते हैं। 4 विकेटों के नुकसान पे 50 ओवर खेल के ये स्कोर उन्होंने हासिल किया साउथ अफ्रीका की टीम ने। न्यूजीलैंड ने अब खेल का जब इनिंग का आगाज़ किया तो अब तक 3.5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ और 14 रन पे 1 विकेट का नुकसान न्यूजीलैंड को उठाना पड़ा है। मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब जमील अहमद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, मुबस्सिर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनको आज एक दफ़ा फिर हमने मदऊ का रखा, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुनीरुल हक साहब, बेहतरीन तज्ज़ियाकार और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात भी मौजूद मेहमानों के लिए आज मेरे पास हैं, मैं उनकी खिदमत में रखूँगा। उनको सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत बहुत नवाजिश शुक्रिया यासर। प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, ये बड़ा कमाल है कि हम जब देखते हैं दुनिया की बड़ी टीमों को और ख़ासतौर पर उनके जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, आप नाम लेते जाएं। अब तो मेरा ख्याल ऐसा है कि पहले तो शायद हमें कभी इन खिलाड़ियों के नाम ऐसे याद नहीं होते थे, लेकिन अब बच्चे बच्चे को पता है कि ये क्लासन कौन है, रीज़ा हेंड्रिक कौन है, और जनाब ये मिलर कौन है, या क्विंटन डी कॉक कौन है। यहाँ पे भी जो क्रिकेट के बच्चे शौक़ रखते हैं वो उन जैसा बनना चाहते हैं। और पहले ये होता था कि कभी जावेद मियांदाद और इस तरह के खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन अब हमारे पास शायद वो ऐसे खिलाड़ी दस्तियाब नहीं है। क्या कहेंगे, पहले साउथ अफ्रीका की बैटिंग के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह आपने देखी है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और उनको बैटिंग का फैसला किया गया और फील्डिंग करने का फैसला किया। जबकि जो 6 मैच उन्होंने खेले हैं साउथ अफ्रीका ने, उसको अगर हम सामने रखते हैं तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 428 रन बनाए, 399 रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए, 382 रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए, 307 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए पहले बैटिंग करते हुए। और जो जब से उनसे नेदरलैंड से मैच हुआ तो 43 ओवर्स का मैच था, तो 245 रन करते हुए 207 रन करके वो आउट हो गए। इसी तरह जो छठा मैच उनका हुआ पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने 270 रन किए, वो चेस करते हुए आखिरी विकेट पर बमुश्किल जो है ना वो मैच जीते हैं। और इस न्यूजीलैंड से आज न्यूजीलैंड को पता है उनको कि वो चेस करते हुए ज़रा उनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बहरहाल चूंकि वो इससे पिछला मैच जो था ना जो खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस मैच के अंदर उन्होंने जिस अंदाज में यानी 388 रन जो है वो चेस करते हुए 383 किए और 5 रन से वो मैच उन्होंने लूज किया। तो इस चीज़ को शायद उनके जहन में हो कि हम मतलब ये कि चेस जो है ना वो कर सकते हैं। वो अपनी जो उनकी जो प्लानिंग थी या जो उनका तो उसके तहत गए हैं वो। अगर वो जो जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन, उसको अगर मद्देनजर रखें तो मैंने बता दिया आपको कि जो उनके मैचेस हुए हैं और उस मैच देखें इतने तरीके से खेला है आज का मैच जो है ना। मैं साउथ अफ्रीका में एक नज़र आता है कोई लोग पीछे बैठे हुए हैं, कुछ काम हो रहा है और उस प्लानिंग के तहत जो है ना मतलब वो मतलब खेल रहे हैं। डिकॉक को देखें आप, एक 42-43 रन 10 ओवर में नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहे और उसके बाद जो है ना मतलब उनकी जब पहली विकेट गिरी 38 रन के ऊपर, तो वेंडर डूसन जब बैटिंग करने आए तो 200 रन की पार्टनरशिप की, 200 रन की पार्टनरशिप, दोनों ने सेंचुरी की हैं, समझे ना।
डिकॉक ने भी सेंचुरी की, वेंडर डूसन ने भी सेंचुरी की। बिल्कुल ऐसा अच्छा, अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मोमेंटम पकड़ते हैं ना, देखिए उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ना आखिर के 10 ओवर में 144 रन, 142 रन, 137 रन, आज भी 119 रन बनाए उन्होंने आखिर के 10 ओवर में। तो ये जो इनकी गेम प्लान है ना, यानी कोई पैनिक नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी। 357 रन 4 विकेटों पे उन्होंने मतलब स्कोर किए और हर प्लेयर ने अपना हिस्सा डाला है। मिलर ने भी 50 रन कर दिए, समझे ना, 29 गेंदों पे। तो वो यानी उनका 1 से लेके 6 नंबर, बल्कि मैं तो 7 नंबर तक हर बैट्समैन जो है ना वो फॉर्म में है। तो मतलब जिस तरह वो खेल रहे हैं ना, मतलब वो कोई भी रिकॉर्ड जो है ना वो ब्रेक कर सकते हैं इसको। जो ऊपर से अगर मतलब वो जो नीचे वाले जिस तरह खेल, मिडिल ऑर्डर जितना अच्छा उनका खेल रहा है, पूरे वर्ल्ड कप में किसी का नहीं खेल रहा। मुनीर भाई, यही सवाल आपकी खिदमत में रखूंगा कि जिस किस्म की बैटिंग ये कर रहे हैं, मतलब कमाल है जिस तरह बॉल कनेक्ट करते हैं। डाउन ऑर्डर पर आकर आप सोचें कि डेविड मिलर और ये ऐसी तबाहकुन कारकर्दगी बहुत कम देखने में आई है, और इतना बड़ा स्कोर बना देना और बैक टू बैक, जैसा भी मुनीर भाई ने जमीन भाई ने बात की कि जनाब 4 से रन रेट का आगाज़ हुआ, फिर उसमें बतदरीज इजाफा हुआ 6, 8 और फिर आखिर में 11 का उन्होंने जो है रन रेट रखा। यानी कि आखिर में 41 से लेके 50 ओवर तक उन्होंने 119 रन जो है वो इसके अंदर जोड़े। क्या तरीका है ये, किस किस्म की बैटिंग है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल हमें मामला कुछ तितर बितर नजर आता है। मैं चाहूँगा तबसरा कीजिए। बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी देखने वाली खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, अभी आपने जब अपना इंट्रो दिया था तो उसमें आपने कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए थे कि अब हम जानते हैं कि हेनरिक क्लासन कौन है, डेविड मिलर कौन है। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि ये जो क्विंटन डिकॉक है ना, इनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म है ना, गैर मामूली कारकर्दगी, ये जो है बहुत ही यूनिक चीज़ नज़र आ रही है हमें। वर्ल्ड कप की अगर हम तारीख देखेंगे तो रोहित शर्मा की 5 सेंचुरी हैं 2019 वर्ल्ड कप में, 2015 वर्ल्ड कप में कुमार संगकारा की 4 सेंचुरी हैं, और अब ये भी 4 सेंचुरी बना चुके हैं 7 मैचेस में। 90 के एवरेज से खेल रहे हैं, फ्लॉलेस खेलते हैं, और इतना कांस्टेंट सेंचुरी करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी शानदार कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। जमील भाई ने बताया कि जो सेकंड विकेट की पार्टनरशिप थी वेंडर डूसन और क्विंटन डिकॉक की 2 रन की, मेरे ख्याल उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला है। हालांकि इब्तदा इतनी अच्छी नहीं थी, पहले 10 ओवर्स में 43 फॉर 1, इसका मतलब है आखिरी 40 ओवर्स में इन्होंने 314 रन बना दिए, और आखिरी 10 ओवर में जैसा आपने बताया 119। तो मिलर भी अब अच्छी फॉर्म में आ गए, और हेनरिक क्लासन तो खैर खेल ही रहे हैं बहुत जारहाना। जब से उन्होंने 74 बॉल्स में 183 बनाए उसके बाद से तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत ही मिडिल कर रहे हैं गेंदों को, बहुत जारहाना अंदाज से खेल रहे हैं। आज वेंडर ड्यूसन ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 101 गेंद पर या 103 गेंदों पर उन्होंने भी सेंचुरी बनाई। ऐसी तकरीबन इतनी गेंदों पर डिकॉक ने सेंचुरी बनाई। रन बॉल सेंचुरी बहुत अच्छी कहलाती है वनडे में, और जब आप पार्टनरशिप अच्छी बना लेते हैं तो नीचे के जो आपके लोअर ऑर्डर मिडल ऑर्डर होता है उसको बड़ी तकवीत मिलती है कि वो जाके जाने अंदाज से खेल सकते। और ख़ास तौर से जब आपकी बैटिंग लाइन में क्लासन और मिलर जैसे प्लेयर हों तो उनको तो फिर ये मौका मिल जाता है, आखिर के जो ओवर्स हैं उसको फिर वो मेला लूटने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, जमील भाई ने जिस तरह बताया 428 और 399, और ये स्कोर होता ही चला यार, आज भी 357। और साउथ अफ्रीका की टीम वही टीम है जिससे सबसे ज़्यादा मरतबा वनडे में 400 प्लस बनाए थे, 8 मरतबा, और 3 मरतबा वर्ल्ड कप में भी 400 प्लस उन्होंने किया है। एक बात पॉइंट बिल्कुल जमील भाई का सही है कि जो चेज़ में उनको मुश्किल हो रही है, तो फिर साउथ अफ्रीका ने जो है वो न्यूजीलैंड ने जो है वो चेज़ वाला जो सिलसिला था वो ज़रा वो था, उनको चाहिए था कि पहले बैटिंग करें। विकेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उस वक्त कोई वो होता है, या पता नहीं ड्यू का फैक्टर है या क्या, आई डोंट नो। बहरहाल चेस करते हुए मुश्किल हो रही है साउथ अफ्रीका को दोनों मैचेस में। और न्यूजीलैंड की नज़रें, साउथ अफ्रीका की नज़रें इस मैच पर हो ना हो, पाकिस्तान की नज़रें ज़रूर इस मैच पर है, इसलिए कि यहाँ तो सब दुआ कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड ये मैच हार जाए, साउथ अफ्रीका जीत जाए, चाहे हम कम से कम 2-3 दिन तो और इन रहे ना, क्योंकि फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 4 नवंबर को खेलेंगी। 2 दिन हैं, तीसरे दिन दोनों टीमें टकराएंगी। अगर ये मैच न्यूजीलैंड हार जाती है तो उस मैच में थोड़ा सा दिलचस्प मुकाबला होगा, वरना पाकिस्तानी टीम बाहर हो जाएगी, फिर वो फॉर्मेलिटी का मैच होगा। तो न्यूजीलैंड की टीम जितनी खतरनाक है अभी आप कुछ नहीं कह सकते इस मैच के हवाले से। वो सारे खिलाड़ी उनके फाइट करते हैं, हर खिलाड़ी उनका जो है वो 200% देता है, और इसीलिए
न्यूजीलैंड ने जो इम्पैक्ट डाला है पिछले 2 वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में भी, ये बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ है दूसरी टीमों के लिए भी कि किस तरह से खेला जाता है। और साउथ अफ्रीका को कोई भी टीम टॉप 4 में नहीं देख रही थी, लेकिन क्या इम्पैक्ट उन्होंने आते ही डाला है। और जिस तरह उनकी टीम खेले, बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, तीनों शोबों से आप जीतते हैं ना, तीनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी उनकी टीम दिखा रही है और पैशन, जो जज्बा जिसे हम कहते हैं, वो नज़र आ रहा है। तो आज का मैच का क्या रिजल्ट निकलता है, वो न्यूजीलैंड को उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा अगर वो हार भी जाते हैं तो। वो हार जाते हैं तो पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ होगा। थोड़ा सा इसमें भाईजान जो बात करें, देखिए न्यूजीलैंड हारे और लंबे मार्जिन से हारे। असल जो बुनियादी चीज है ना, देखिए जब ऑस्ट्रेलिया से वो हारा ना तो करीब जाके 5 रन से हारा, तो रन रेट उनका मेंटेन रहा। अब अगर न्यूजीलैंड आज का मैच हारता है तो 100-150 रन से हारे, ताकि उसका फायदा पाकिस्तान नेट रन रेट में जाके फायदा हो, जिस तरह हम लोगों ने किया है ना कल के मैच में। मैं समझता हूं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब अगर आपकी नजरें हैं जिससे कि हमारी कौम भी देख रही है कि जी हम तीनों जीत जाएं, वो तीनों हार जाएं, ये ना मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूं। हमारे यानी जो कल हमारा मैच हुआ है ना, उस मैच के अंदर उन्होंने 204 रन किए, हमें 205 रन करने थे। ठीक है, 124 रन हमारे हो गए 20 ओवर में बगैर किसी नुकसान के। ठीक है। अब अगले जो यानी कि रन थे वो जो 76 और मेरे ख्याल 5 79 रन जी, तो 81 रन इन्होंने 13 ओवर में बनाए। आप मुझे बताएं, आप आगे का सोच रहे हैं, और अगर अच्छा इसमें क्या होता है रन रेट में, आप अगर 9 विकेट भी आपकी गिर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, विकेटों की कोई अहमियत नहीं, इसमें ओवर्स की अहमियत है। देखिए हुआ क्या, वो 45 ओवर्स में आउट हो गई ना बांग्लादेश, तो वो 50 काउंट होते हैं ओवर, 45 काउंट नहीं होंगे, वो 50 ओवर काउंट होंगे, उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। अच्छा फिर अगर पाकिस्तान ये जो आखिर के जो 80 रन थे, अगर ये 10 ओवर में चेस कर लेता, मिसाल के तौर पर 20 ओवर था ना, 30 ओवर में चेस करता, 29 में चेस करता, जितनी जल्दी ये जहां 3 विकेटें गिरी थी ना, वहां 6 गिर जाती, 7 गिर जाती, और वो उससे क्या होता कि बहुत फायदा होता है इस मैच के अंदर। और अगर ये 29 से या थोड़ा पहले करते हैं तो हो सकता है प्लस के अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन ये कोई, मैं जो अभी कह रहा हूँ ना कि जो टीमें जैसे ये साउथ अफ्रीका खेल रही है या न्यूजीलैंड, पीछे कुछ नजर आ रहा है ना, कुछ लोग यार ये तो यानी कि मैं और आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, वहां बैठ के उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये 13 ओवर में 81 13-78 हो गए ना, रना बॉल खेल रहे हैं यार आप, आखिर के जब आप नेट रन रेट की बात करते हैं, जब जहां पर विकेटों की कोई अहमियत नहीं है, ओवर्स की अहमियत है, कम से कम ओवर्स के अंदर आपको चले। आप डरे हुए थे ना, तो आपने 20 ओवर में 124 के आपने चले, हो गया ना। अगर चाहते ना तो वो भी कर सकते थे पहले। 81 रन उसने किए ना, क्या कहते हैं आपके फखर जमान ने, लेकिन क्या है उसने भी किया, अब्दुल दोनों ने मतलब अच्छी बैटिंग की ना, 68 उसने भी किए, रना बॉल किए ना, चले आप हो गए। अब जब वो हो गया है, अब 7 छक्के मारे फखर जमान ने, लेकिन आप मुझे बताएं खेल रहा है वो रना बॉल, इनको आप देखें उनको देखें तो ये फर्क होता है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपको आप जैसे हम ये सोच रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड अगर आउट हो तो कम से कम रन में हो, 4 तारीख को फैसला हो जाएगा। 4 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि अगर आज का मैच न्यूजीलैंड हार जाता है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो वो जो मैच होगा पाकिस्तान और उसका, और अगर पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है न्यूजीलैंड से, तो पाकिस्तान को आखिरी मैच खेलना है इंग्लैंड से 11 तारीख को, और इनको खेलना है श्रीलंका से। निस्बतन मैं समझता हूं कि आसान है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अपना जो नेट रन रेट है वो ठीक करना है। अगर ये सारे मैच, उनको एक मैच जीतना है, आपको तीनों मैच जीतने हैं। अब तो 2 ही रह गए ना, पाकिस्तान एक तो जीत ही गया कल बांग्लादेश से, अब 2 मैच रह गए, न्यूजीलैंड से और उससे, वो दोनों मैच जीतने हैं, उनको एक मैच जीतना है। ये फर्क है, रन रेट उनका ज्यादा अच्छा है, प्लस के अंदर हम माइनस के, हमें रन रेट भी ठीक करना है और मैचेस भी जीतने हैं। नहीं, थोड़ा सा मैं जमील भाई की इजाज़त से थोड़ा सा उसको तस्हीह कर दूं। देखें मैच जीतना यहाँ पर अपनी जगह लाजमी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड को दोनों मैच हारना पड़ेगा। अगर आप एक भी मैच नहीं हारेंगे तो वो हम नहीं पहुँच पाएंगे, बिकॉज कि इस वक्त न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं, और अगर आज भी हार जाते हैं तो 8 पॉइंट्स रहेंगे, और अगर अगले दोनों मैच हार जाते हैं तो भी उनके 8 पॉइंट्स रहेंगे, और पाकिस्तानी टीम अगले दोनों मैच जीत लेती है तो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो नेट रन रेट का यहाँ इशू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेट रन रेट का इशू नहीं आएगा, बल्कि नेट रन रेट पाकिस्तान उनके बराबर कर भी नहीं सकता, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से उनको जीतना होगा। तो कल बहरहाल उनको प्लस में तो अपना नेट रन रेट ले आना चाहिए था, ये बात बिल्कुल सही है जमील भाई की,
लेकिन ये जो आज का मैच है ना, इसमें अगर न्यूजीलैंड हारती है तो इस हवाले से 4 तारीख का मैच होगा कि दोनों टीमों को जीतना लाजमी होगा। पाकिस्तान के लिए तो खैर लाजमी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन न्यूजीलैंड जीत लेगी तो फिर इजी हो जाएगी, वो क्वालिफाई कर लेगी। और उसके बाद भी उसको मौका है, मतलब न्यूजीलैंड अगर 2 मैच हार जाती है तो भी वो श्रीलंका को हराकर पहुंच सकती है, क्योंकि उसके 10 पॉइंट होंगे और पाकिस्तानी टीम के 10 पॉइंट 900 रेट हो नहीं सकता पाकिस्तान का, इसलिए कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतना होगा। और आप न्यूजीलैंड को और इवन इंग्लैंड को इतने बड़े बड़े मार्जिन से नहीं हरा सकते कि आप 9 रन रेट उनका करें। तो दुआ यही करनी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम अपने दोनों मैच जीते और न्यूजीलैंड की टीम अपने आज का मैच भी और अगले दोनों मैच भी हार जाए। लेकिन दुआ करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि वाकई हम डिज़र्व करते हैं। ये बड़ी अच्छी देखिए ना, बात है। हमने अभी तक जिन 3 टीमों को हराया है वो 3 टीमें कौन सी हैं जो सबसे कमज़ोर टीमें हैं। बिल्कुल ऐसा 2 ही। क्वालिफाइड टीमें हैं और एक बांग्लादेश। बड़ी टीमों से तो आपने कोई मैच ही नहीं जीता अभी तक। जी। अब बड़ी टीमों से आपने, सबसे बड़ी टीम से जो मुकाबला आपका रह गया वो न्यूजीलैंड है। बाकी इंग्लैंड की टीम हो सकता है, इंग्लैंड की टीम आपके खिलाफ ही ऐसा खेल जाए कि कुछ का कुछ हो जाए। लेकिन बहरहाल उम्मीदें अभी तक बाकी हैं। आज के मैच के बाद 2 दिन और चीज़ें बेहतर रहेंगी, उसके बाद फिर हम बिल्कुल ठीक है। अभी सूरत हाल ये कि 28 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड की इनिंग जारी है और 7 ओवर्स का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। निस्बतन स्लो स्टार्ट है अब तक की जितनी भी हम कारकर्दगी देखें न्यूजीलैंड की टीम की, उसमें हमने देखा है कि स्टार्ट उनको अच्छा मिला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आज हमने देखा कि विल यंग को मौका दिया गया और जो रचिंद्र रविंद्रा जो उनके खिलाड़ी इस वक्त इनफॉर्म बैटर हैं, उनको 2 सेंचुरियां बना चुके हैं। तो बहरहाल अब देखना ये कि किस तरह इसको चेस मुकम्मल करते हैं। अच्छा, अब ये जो सारी बात है जिसका भी आपने तस्करा किया कि हमें जहन में रखना था कि जैसे भी बात हो रही है कल का मैच आप अच्छे रन्स करके जो है वो जीते। अब वो अच्छे रन्स तो हुए, लेकिन फिर एक दफ़ा हमने देखा कि आपके बैटर जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड उनका है। 40, 50, 60 हुए, 80 रन के बाद 100 लगाना ज़रूरी होता है एक बैटर के लिए जो ख़ासतौर पे आउट ऑफ फॉर्म हो। आपको बेहतरीन मौका मिला, कमज़ोर हरीफ था, कर सकते थे, लेकिन वही हुआ जो इससे पहले होता रहा है। जमील भाई चाहूँगा पहले इसके ऊपर ज़रा कमेंट कर दें। नहीं, मुनीर भाई जो बात कर रहे हैं ना, तो देखिए मैंने तो क्लियर कट बात की है ना। मैंने तो ये बताया कि 4 तारीख को जो मैच होने जा रहा है ना, वो न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का, उस मैच के अंदर अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जीत जाता है, ठीक है ना, पाकिस्तान को 11 तारीख को इंग्लैंड से खेलना है, उसको आखिरी मैच जो है ना उससे न्यूजीलैंड जब सारे मैच हारेगा तो पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। यही मैं कह रहा हूँ। बात ये, अगर ये पाकिस्तान कोई भी मैच लूज कर, अगर न्यूजीलैंड से हार जाता तो बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से, खत्म। 4 तारीख को कहानी तो भी बाहर। हाँ, 4 तारीख को फैसला हो जाएगा और फिर जो है ना देखना होगा कि आखिरी मैच, क्योंकि आखिरी मैच के अंदर जो रन रेट है ना वो इनके आड़े जो कि 2019 में भी आया था। और मुझे लगता है कि अगर ये देखिए इनको जीतने के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि इनको तश्तरी में रख के दे देगा इंग्लैंड 11 तारीख को? नहीं देगा ना, इसलिए नहीं देगा कि उसको एक चीज पता चल गई है कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है उसके अंदर जो है ना होने के लिए उनको 7 में आना है, टॉप 7 में। इसके लिए अब वो जो उनके बकिया मैच रह गए ना, वो इसके लिए जो है ना मतलब वो खेल के देखिए उनका मुश्किल मैच है, उनके ऑस्ट्रेलिया से मैच है, जरा मुश्किल मैच है, और पाकिस्तान से मैच है, वो जाहिर है वो भी मतलब इतना नहीं होगा। उनके जो मैचेस है ना उनको वो अब जीतने पे जाएंगे, जाहिर है कि अब अभी जाहिर है कि गलती सुधारनी है। देखिए टीम जो है ना, जब वर्ल्ड कप आपका शुरू हुआ था ना उस वक्त जो है ना ये 4 टीमों में हम इनको देख रहे थे, हम पाकिस्तान को भी 4 टीमों में देख रहे थे, लेकिन आप देखेंगे दोनों की कारकर्दगी इतनी खराब रही, दोनों जो है ना हमें बाहर होती हुई, वो एक तो बाहर हो ही गई, पाकिस्तान के भी जो है ना काफी हद तक इम्कानात हो गए कि वो भी मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और जो टीमें आई हैं, मैं समझता हूँ जो टॉप 4 पर इस बार टीमें हैं वो एक तो उनका उन चारों का नेट रन जो है ना, नेट रन रेट प्लस के अंदर है, बकिया जितनी 6 टीमें हैं उनका जो है ना वो माइनस के अंदर है। तो इन लोगों को जीतना भी है और अपना नेट रन भी अच्छा करना है। अच्छा जी, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू होगी इस मैच के हवाले से भी, और अब बाकी मानदा जो मैचेस हैं उसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू करनी है। बल्कि जो सवालात हैं हमारे लोगों की जो दिलचस्पी है वो अपनी टीम से ज़्यादा होती है, तो इसलिए सवाल भी ज़्यादा हैं। तो कोशिश करूँगा उस तरफ भी आऊँ। एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और क्योंकि आपसे कुछ देर पहले जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि कहीं ना कहीं चांसेस तो हमारे अभी भी बाकी हैं।
लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि जैसे हम दीगर टीमों को देखते हैं, ख़ास तौर पे मेज़बान मुल्क को अगर हम देखें भारत को, तो वो तारीफ़ करना होगी जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, और कोई भी टीम इस वक्त ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसके सामने जो उनको इस वक्त ज़ेर कर सके। तो बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने शिकस्त दी है और बेहतरीन कॉम्बिनेशन उनका नज़र आ रहा है। और हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं वो यही है कि हमारे एक खिलाड़ी के इंजर्ड हो जाने के बाद हमें टीम का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक अजीब सा नज़र आ रहा है। कुछ अर्से पहले तक शायद ये बात हो रही थी कि हमारी टीम जो है वो टॉप 4 के अंदर बासानी जगह बना लेगी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम बड़ी मुश्किल से अपनी पोजीशन को बरकरार रख पाएँ, या हम बॉटम आउट जो कर रहे थे इस पूरे पॉइंट्स टेबल के अंदर से, तो हम शायद कुछ बेहतरी के साथ इसको इख्तिताम तक पहुँचा सकें, बस इससे ज़्यादा और हम कुछ उम्मीद नहीं रख पाते। ये बड़ी अजीब सी बात है और बहुत ज़्यादा मायूसी होती है सारी चीज़ों को देखते हुए। अभी भी क्या किया जा सकता है, एक जीत के बाद आपको कुछ हौसला ज़रूर मिलता है। कल एक चीज़ हमने देखा कि आपके खिलाड़ियों ने थोड़ा सा खुलकर खेलने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब हुए, और पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि ये जैसे दीगर टीमें खेल रही हैं जो अटैक भी करती हैं, कभी डिफेंसिव भी हो जाती हैं, उस लेवल की क्रिकेट हमें कल नज़र आई है। लेकिन आपका ख्याल है कि अब देर हो चुकी है, या आपको लगता है कि जीत के बाद अब कॉम्बिनेशन जो है वो वापस बन जाए और अगर एक दफ़ा मौका मिले तो फिर हम ऊपर जो है वो कुछ कर सकते हैं, ऐसा महसूस होता है? जी जमील भाई। देखें, आपने जो बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की, देखें मैं आपको बताऊँ, मैं आपने इमामुल हक को खिलाए ना, कितने मैच खिलाए आपने ना, अब्दुल्ला शफीक भी खेल रहे हैं, अच्छा बाबर आजम भी रन कर रहे हैं, रिजवान भी रन कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इनकी कारकर्दगी देखें, कल 81 रन किए ना फ़खर जमान ने, 3 खिलाड़ी आउट किए मोहम्मद वसीम जूनियर ने, ठीक है, शाहिनशाह आफरीदी ने, 8 प्लेयर आपके जो है फास्ट बॉलर ने आउट किए ना, हारिस रोफ ने भी 2 आउट किए। आप जो है ना वो कारकर्दगी जो टीम के काम आए उसको कारकर्दगी कहते हैं। 200 रन तक महदूद किया ना, 204 रन तक, ये होती है कारकर्दगी। अच्छा, आप अगर किसी के 350 रन बनवा दें और उसके अंदर आप 70 रन दे के, जैसे हसन अली ने 71 रन दे के 3 खिलाड़ी आउट, इस तरह की कारकर्दगी हो ना, उसको कारकर्दगी नहीं कहते, कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि अब आपने अपना तो वो कर लिया 3 खिलाड़ी, अब आपने क्या हो जी हमने 11 आउट कर दिए 10, ये नहीं है। बात यह है कि जो आप आउट कर रहे हैं, जो रन कर रहे हैं ना, कल इन्होंने आउट किए, ऊपर वालों ने रन किए, तो ये टीम के काम आए। ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना बिल्कुल सही है। आप देखेंगे ना यार, इससे 50 कर दिए, इसने 60 कर दिए, वो 50 और 60 जो है ना वो टीम में रहने के लिए कर दिए उन्होंने। वो 50 और 60 अगर वो देखिए ना, अगर मैं कहता हूँ 50 रन आपने किए ना, अब आज की मिसाल ले लें, दोनों ना डिकॉक और वेंकटेश्वर, इन्होंने अगर रन किए ना तो इनको पता था हमारे पास जो प्लेयर बैठे हैं ना, तो ये खेलते रहे 40 ओवर तक ले गए 238 रन जो है ना, मतलब उसके बाद हमारे जो प्लेयर है ना वो क्यों नहीं, वो 50 के बाद जो है वो क्यों, मतलब इस तरह का, मतलब एक ही तरह से इंतजाम जो है पुल करते हुए 3 मरतबा अगर आउट हो रहा है तो पीछे जो लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, ये क्या इनका वो है। असल चीज यही है कि जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमारी जो वो थी, क्या कहते हैं, कोचिंग स्टाफ और ये हमें कहीं पर भी जो ना, बहुत सारी देखिए खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं ना, नसीम शाह अनफिट हो गए तो क्या आपकी पूरी टीम बैठ जाएगी क्या? कुछ कल आपने जो है ना सलमान अली आगा को भी खिलाया मैच के अंदर, आपको चेंज नजर आया ना, फर्क नजर आया ना, जो बेंच पे बैठा हुआ अपनी बारी का इंतजार कर रहा है ना वो आके जान मारेगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे नहीं जी मेरे शादाब के बगैर नहीं जीते आप कल का मैच, जीते ना, तो भाई इस चीज की मिसाल है कि आप शादाब को बैठा दो, आप नवाज को बैठा दो, दोनों नहीं खेल लेते, आप मैच जीत गए। तो ये जब तक ये सोच आप नहीं बदलेंगे ना, आपके पास भी यहाँ भी ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो नहीं जा सके ना, ताहिर तैयब टाइप के लोग, ऐसे और भी लोग, अटैकिंग खेलता है वो भी, इस तरह के प्लेयर आप अपनी टीम अच्छी कर सकते हैं। और तीनों फॉर्मेट के अंदर आपको सोच समझ के, आपके 8-10, उस दिन मेरा नाम भी शायद सारे फास्ट बॉलर यहाँ मौजूद हैं और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप आएँ और टेस्ट के लिए जो टीम है वनडे की या T20 की, इनको वो करें और फास्ट बॉलरों को मुख्तलिफ उसमें डालें टीमों के अंदर, और हार जीत से बेनियाज हो जाए। हारेंगे ना, यही लड़के फिर आपको आगे जाके जितवाएंगे भी। टीमों को मुस्तहकम करें जो कि जरूरी है, और डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें। PSL की बुनियाद के ऊपर सारी क्रिकेट के लिए प्लेयर ना चुने आप। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बात काफ़ी दफ़ा हो चुकी है। अब मैं चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू का रुख जो है उसको थोड़ा सा मोड़ लिया जाए। ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है कि इंतहाई मुतनाज़ा क्रिकेट बोर्ड आपका बन चुका है। अब हमारे यहाँ तो शायद इन चीज़ों को इतना लोग ना समझते हों, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं, ज़राए अबलाग है, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। और ख़ास तौर पे आपको पता है मेज़बान मुल्क को कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। इवन ये कि लड़कों के खाने के हवाले से भी कोई बात होती है
तो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। अब सूरत हाल ये है कि आपके जो चीफ सेलेक्टर हैं, देखिए एक बड़ी अहम जिम्मेदारी थी, उन्होंने अचानक से इस्तीफ़ा दे दिया। जैसे ही उनके खिलाफ एक स्कैंडल मंजर आम पर आया, अब महसूस ही होता है कि उन्होंने सिर्फ राह फरार इख्तियार करते हुए इस्तीफ़ा अपना दिया है, मगर ना होना तो ये चाहिए था कि वो इस शिकस्त की जिम्मेदारी लेते और इस्तीफ़ा दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस तरह देखते हैं सारे मामले को मुनीर भाई, ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए। देखिए, पड़ोसी मुल्क की अगर आपने बात की ना, तो हर्षा भोगले बड़े मशहूर कमेंटेटर हैं, हर कोई उनको जानता है। उनको मैं पिछले दिनों सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की, मुझे भी अफसोस हुआ। कहने लगे पाकिस्तान में पीर, बुध और जुमे को कोई दूसरा चेयरमैन होता है और मंगल, जुमेरात और हफ्ते को कोई दूसरा चेयरमैन होता है, और संडे को फिर ये सोच रहे होते हैं कि अगले 3 दिन हम किसको देंगे। तो इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी परेशानियां हुई हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आया है, जिस पर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने 7 अगस्त को उन्होंने ओहदे का चार्ज लिया था और परसों उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 जो एजेंट कंपनीज़ हैं, एक का नाम है याजो इंटरनेशनल और एक है साया कॉरपोरेशन। दोनों में एक नाम बड़ा कॉमन है, वो है तलहा नाम का, तलहा रहमानी, बड़ा मशहूर नाम है वो। साया के तो वो ओनर भी हैं और याजो के वो डायरेक्टर हैं। इस नाम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जो हमें 3 नाम नज़र आ रहे हैं ना, वो बड़े ऐसे नाम हैं कि जिससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसमें एक नाम मोहम्मद रिजवान का है, हमारे विकेट कीपर बैट्समैन का, जो एक्टिव डायरेक्टर के तौर पर आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। दूसरा नाम नज़र आ रहा है हमारे साबिक़ चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का, वो भी एक्टिव डायरेक्टर के तौर पर नज़र आ रहे हैं। और तीसरा नाम नज़र आ रहा है इंजमामुल हक के भाई इंतसारुल हक का, जो एज ए सेक्रेटरी उसमें काम कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर जो आपके हैं ना, सारे बड़े प्लेयर, चाहे रिजवान हो, शाहीन हो, बाबर हो, और भी कई प्लेयर, वो सब इन्हीं के एजेंट यही हैं। पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में एक जगह पे इस बात को उठाया गया था कि भाई ये एजेंट जो हैं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इनका खिलाड़ियों का थोड़ा सा मसला चल रहा था जब ये उसका माहाना कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस पर भी इंजमामुल हक ने इस मसले को हल किया था कि आईसीसी से कुछ शेयर जो है हम इनको दिलवाएंगे, लेकिन उसके पीछे इनका यही था माफ़ कीजिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिला हुआ है, इसके पीछे उनको फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि वो देखिए, एजेंट तो हर खिलाड़ी का होता है, एजेंट होना मसला नहीं है लेकिन आपकी टीम के खिलाड़ी या आपका सिलेक्टर का उस कॉरपोरेशन में या उस कंपनी में डायरेक्टर होना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से आपको उसका फ़ायदा पहुंच रहा है, और दिस इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रीज़न। तो इंजमाम ने तो अभी दे दिया है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बन गई है। इस वक्त मसला ये है कि 4 नवंबर को ओहदे की मैयाद ख़त्म हो रही है ज़का अशरफ साहब की, 3-4 दिन रह गए हैं, उनको एक्सटेंशन मिलता है या कोई दूसरा आता है या एडॉक बेसिस, मुझे कुछ नहीं पता कि अभी क्या होना है। 1-2 रोज़ में शायद कोई इस सिलसिले में ख़बर आ जाए, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को तो हम कभी भी नहीं समझ रहे थे कि वो इस तरह की चीज़ों में होगी। क्योंकि आपको याद है बैटिंग लोगों की बात आई थी तो रिजवान ने और बाबर दोनों ने मना कर दिया था, उनके फ्रेंचाइजर्स बहुत नाराज़ भी हुए थे कि नहीं बैटिंग लोगों लगाओ, उसकी वजह से उनको करोड़ों रुपये नुकसान हुआ था, मैंने दोनों ने मना कर दिया था। लेकिन अब यहाँ है तो मेरा ख्याल है अब इनसे भी पूछगछ होगी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, तो वो बिल्कुल ये देख के बताएंगे कि इसका वाकई असर आया है टीम पे नहीं। लेकिन ये बात है कि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। दूसरा ये कि एक जो मसला चल रहा था, आपको पता है चेयरमैन के हवाले से, कि बाबर आजम ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। राशिद लतीफ़ ने ये स्टोरी बताई थी पाकिस्तान टेलीविज़न पर, उस खबर को डिनाई किया गया है। और डिनाई किस तरह किया गया है कि चेयरमैन साहब ने सलमान नसीर जो सीईओ हैं उनसे कहा कि आप एक टेक्स्ट कीजिए बाबर आजम को और उनसे पूछिएगा क्या उन्होंने मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया था। 5:19 पर वो टेक्स्ट किया गया और 5:19 पर ही जवाब आ गया बाबर आजम के, नहीं मैंने कोई चेयरमैन साहब को फ़ोन नहीं किया। उस पर ओके लिख दिया। वो पर्सनल चीज़ थी जो एक टेलीविज़न चैनल पर चल गई, जिसमें बाद में उनके जो थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि शायद नहीं चलाने चाहिए थे हमें, लेकिन उसके लिए भी प्रेशर दिया जा रहा था चेयरमैन का, नहीं आप कह रहे हैं तो चलाएं। और वो चेयरमैन भी सिर्फ एक ही सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हीं के साथ सारी बातें हो रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि राशिद लतीफ़ अब भी अपनी जगह पर कायम है कि नहीं बाबर फ़ोन कर रहे थे, उनका फ़ोन नहीं उठाया गया है, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हैं, ज़्यादा इन चीज़ों को अभी वो कह नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है मुआहदा है उनका।
और चेयरमैन साहब जो हैं वो ज़ाहिर है बाबर आजम पे प्रेशर अगर ये दिया जाएगा कि आपने ना कहना है तो हाँ तो नहीं कह सकते इस वक्त जो पीछे नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें होने पे क्या आप टीम को समझ सकते हैं कि टीम चलेगी? हालांकि इतनी अच्छी इस वक्त पोजीशन पाकिस्तान की देखें, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन और वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर दोनों इस वक्त पाकिस्तानी टीम में। शाहीन अफरीदी कल वनडे रैंकिंग में पहले नंबर के बॉलर बन गए और बाबर आजम स्टिल पहले नंबर के, दुनिया के पहले नंबर के, दुनिया के फास्टेस्ट 100 विकेटें मुकम्मल की हैं वनडे इंटरनेशनल में शाहीन शाह अफरीदी ने। और भी आपके पास प्लेयर हैं, सब हैं, लेकिन अंदर का क्या माहौल है कुछ नहीं पता। किन खिलाड़ियों को कहा गया, बेशतर खिलाड़ी वो शामिल किए गए जिनको उस एजेंट की कंपनी ने कहा था कि आप इनको शामिल करें क्योंकि ये हमारे साथ इनका माहिदा है। ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। 8 खिलाड़ी में मेन प्लेयर सारे शामिल हैं। अब या तो याज़ोम है या सायम है, यही दो के नाम आ रहे हैं और तला रहमानी दोनों में हमें कॉमन नज़र आ रहे हैं। तो हालांकि इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हुई है और उन दोनों में इस्टेब्लिश हुई है जिन दोनों में कोविड चल रहा था, 2020 की बात है, उसमें इस्टेब्लिश हुई और उसके बाद इस तेज़ी से उन्होंने वो किया। देखिए प्लेयर तो हर किसी का एजेंट तो होता है ना, बड़े प्लेयर होते हैं उनके जो मैनेजर होते हैं उनके एजेंट होते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं ना, वो तो सामने नहीं इसमें इशू नहीं है। लेकिन उस कंपनी में, इस एजेंट की जो कंपनी है, उस कंपनी में आपके चीफ सेलेक्टर का डायरेक्टर होना या आपके किसी खिलाड़ी के डायरेक्टर होना, ये बड़ी खतरनाक बात है। ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बिल्कुल आप जिसे हम कहते हैं ये है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा आपके ख्याल में? कोई रेगुलेशंस? देखिए अभी तो खाली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के, नहीं अभी तो एक कमेटी बना के छोड़ दिया गया। दीजिए इसका जवाब आप दे दीजिए, वक्त मेरे पास क्योंकि मुख्तसर है, बात तो बड़ी तवील हो जाएगी मौजूद, क्योंकि ऐसा है माजी में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती रही वर्ल्ड कप के इख्तिताम में कि जब हम बुरी तरह शिकस्त खाकर आते थे तो वो बन जाया करती थी, उसमें कभी वकार इन्वॉल्व होते थे, कभी मुश्ताक होते थे, कभी कुछ होते थे। फिर एक मलिक कयूम का एक मशहूर ज़माना एक रिपोर्ट आई थी जिन खिलाड़ियों के नाम थे आज तक टेलीविजन के ऊपर बैठ के तबसरे तज्जिए कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में प्रिविलेजेस और पक्ष मिली है। वो बहुत बड़ी गलत, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो सारी जिनको आपने मना कर दिया था, जिनके ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगे थे कि इंतखाब आलम ने कहा था कि इन खिलाड़ियों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट ली है, कहीं मियादाद ने बयान दिया था, कहीं दूसरे लोग थे, जो हम मुख्तलिफ जगह पर चलता रहे और बाकायदा उनको जुर्माना किया गया था और ताहयात पाबंदी लगाई गई थी कुछ पे, लेकिन इनको वार्न किया गया था इनको आप कभी कोई पोस्ट नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद पोस्ट भी दी गई और अभी वो सरगर्म है। जमील भाई जी, जस्टिस कयूम जो है उनकी जो रिपोर्ट है ना, जस्टिस कयूम मरहूम जो है, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो खिलाड़ी है ना, जो इनको मैं सजा नहीं दे सकता, मुझे पसंद नहीं है खिलाड़ी। ये यार कहीं आपने सुना है? मुझे बताएं कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल मिलती है? क्योंकि अगर आपको कोई खिलाड़ी पसंद है तो आप उसको सजा नहीं दे सकते। मतलब अच्छा वही खिलाड़ी बैठकर आज तबसरे कर रहे हैं, वही खिलाड़ी जो है वो मतलब उड़ा रहे हैं, और जो ये बातें जितनी भी बातें हैं ना, ये जो मामलात है ना, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा उसी रिपोर्ट में था कि कोई अहम सरकारी ओहदा नहीं दिया जाए पीसीबी के अंदर। जी ये था कि पीसीबी के अंदर किसी उस मनसब के ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये सब पीसीबी में जो है ना मतलब रह चुके हैं, और उन्होंने मतलब ये जो है कि आज ये बैठ के बातें कर रहे हैं ना, तो अगर हम सेमीफाइनल में भाई नहीं पहुंच पाए ना, तो अगर 5 गुज़िश्ता वर्ल्ड कप देख लें तो एक मरतबा सिर्फ इंडिया के जो सेमीफाइनल आप खेले 2011 में, 2003 में भी आप अगले राउंड में नहीं गए, 2007 में भी नहीं गए, अगले राउंड में नहीं गए, 2015 के अंदर आप क्वार्टर फाइनल खेले, 2019 में भी आप अगले राउंड में नहीं गए। तो ये अगर पाकिस्तानी टीम के, और यही सुपरस्टार थे सारे जो टीवी पे बैठकर तबसरे कर रहे हैं और इस टीम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल अब ये मौजूद ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहने की ज़रूरत भी है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी। अच्छा जाते जाते एक आधा मिनट अगर आप दें मुझे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बनने जा रहा है, जो बन सकता है, 545 रन हो गए क्विंटन डिकॉक के, और 673 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का, जो किसी एक वर्ल्ड कप में बनाया गया है, और 5 सेंचुरियों का रोहित शर्मा का। तो ये दोनों रिकॉर्ड इस वक्त क्विंटन डिकॉक का उसको तोड़ सकते हैं या उसको बराबर कर सकते हैं। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में इसी बात के साथ जो हम आप अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ ले जाएंगे। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।